हाँ जी, अपन अभी पढ़ रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आरएलसी सर्किट्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट सर्किट्स हैं, आर सर्किट, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट। अब अपन पढ़ेंगे आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट रेजोनेंट सर्किट, सीरीज रेजोनेंट सर्किट, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्किट है आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट, आरएलसी सर्किट, ये किसी भी एक सर्किट में आरबी हो, एलबी हो और सीबी हो, तीनों एलिमेंट एक साथ जुड़े हुए हों तो उसको बोलते हैं आरएलसी सर्किट। तीनों एलिमेंट एक साथ जुड़े हुए हो आरएलसी तो उसको बोलते हैं आरएलसी सर्किट, आरएल एंड सी। तो इसमें जो टोटल इंपीडेंस होता है वो होता है आर प्लस आईटा ओमेगा एल प्लस 1 अपॉन आईटा ओमेगा सी। और इसको सिंप्लीफाई करें तो r प्लस आईटा, आईटा कॉमन आ गया, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये इन दोनों का डिफरेंस होता है, ये इन दोनों का डिफरेंस होता है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है r प्लस आईटा एक्स एल माइनस एक्स सी, एक्स एल माइनस एक्स सी। ये डिफरेंस ऑफ रिएक्टेंस होता है, टोटल रिएक्टेंस इन दोनों का डिफरेंस के बराबर होता है। पहले अपन इसमें कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं और एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। टोटल इंपीडेंस इसका होता है, Z का मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। ये x जो है ये इन दोनों को x बोलते हैं और इसका एंगल होता है वो होता है tan इनवर्स x अपॉन r। ओके, तो ये अपन फाइंड आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्किट लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ये तीनों चीजें दी हुई हों। फॉर एग्जांपल एक सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसका इंडक्टेंस 20 ओम है और इसका कैपेसिटेंस 10 ओम है और इसको 50 वोल्टेज की सप्लाई है, 50 साइन ऑफ ओमेगा टी वोल्टेज की सप्लाई दे रखी। तो इस सर्किट का इंपीडेंस हो गया है tan प्लस आईटा 20 माइनस आईटा 10। ये माइनस आईटा होता है, ये सारा के सारा सीधा नहीं जुड़ता है, ये इमेजिनरी कंपोनेंट में ऐड होता है, माइनस होता है कैपेसिटेंस जो है। तो टोटल जो वैल्यू होगी tan प्लस आईटा 20 माइनस tan, दैट इज tan प्लस आईटा 10। तो ये सर्किट जो है वो है तो आरएलसी सर्किट बट इट्स वर्क्स एज ए आरसी सर्किट, आरसी नॉट आरसी, इट्स वर्क्स एज ए आरएल सर्किट। ए प्लस है तो ये इट बिहेव एज आरएल सर्किट। तो इसमें करंट होगा, मींस इंपीडेंस की टोटल वैल्यू हुई वो होगी 10√2 एंड एंगल हो गया 45 डिग्री। तो इस सर्किट में करंट होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस। तो वोल्टेज की वैल्यू है 50 साइन ऑफ ओमेगा टी और इंपीडेंस की वैल्यू है 10√2 एंड एंगल इज 45 डिग्री। सो इट इज इक्वल टू 50/√2 5/√2 and sine of omega t minus 45 degree. So this is the value of current and voltage in this circuit is, voltage तो दे दिया, करंट आ गया, तो पावर निकालनी है। पावर इज वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू 50/√2, करंट की आरएमएस वैल्यू 5/2, 5/2 करंट की आरएमएस और पावर फैक्टर एंगल रियल पार्ट है tan, टोटल इंपीडेंस 10/√2, otherwise 1/√2। so 1/√2 2 हो गया है, 50 250 हो गया है, 250/4 that is equals to 62.5 वाट। ये हो गया। और रिएक्टिव पावर Q इज इक्वल टू वोल्टेज की रूट आरएमएस वैल्यू, करंट की आरएमएस वैल्यू 5/2 नॉट √2, 5/2 and sin theta is 1/√2, so it is also equals to 16.25, 62.5, not watt, it is var, volt ampere reactive, var, and S is 62.5/√2. This is volt ampere. So this is the way we can find out the total value and this circuit works as a RL circuit. It is RLC circuit but it works as a
L circuit. Now we are taking one more example to find out the problems. This is a resistance, this is the inductance, this is the capacitance, and this is a simple circuit, and this is the source. Source voltage is tan sine of omega t, or it may be cos of omega t. C circuit, it behave as a RC circuit. It is RL circuit, RLC circuit, but it behave as a RC circuit only, not RLC circuit, because the component of C is higher than as compared to component of the reactance offered by the inductor. Total reactance offered by the capacitor is higher as compared to reactance offered by the inductor. So circuit behave as a capacitive circuit. So RC circuit. So it is equals to total impedance is 5 square 25 plus 20 square is this under the root. So is equal to under root of 425, and angle is tan inverse minus 20 by 5, that is okay. So current in the circuit is tan sine of 2t divided by impedance is under the root of 425, and angle is tan inverse minus sign comes out, angle is tan inverse 4. So it is equals to, current is equals to tan upon under the root of 425 and sine of 2t plus tan inverse 4. And if we want to find out the power, then power voltage RMS value is tan by root 2, current RMS value, that is tan by root 2 root 425, and power factor angle is real value means resistance is this one, and reactive component means total value of impedance is 425. So it is, so it becomes 500 divided by 2 into 425. So 5 it is 250, and 250 that can be cancel out by 5. So it is 50, and this is 5 means 8, and 2 5 means 5, 85. Then further it is 10, and it is 17. So it is 10 by 17. So power is 10 by 17 watt. If you want to find out the reactive power, then similar way we can find out reactive power. So voltage is tan by root 2, and current is tan by root 2 and root 425. The reactive component is 20 divided by 425. This is the reactive component. So it will become 2000 divided by 2 into 425. So it is 1000 divided by 425 VAR. This is the way we can find out the value of inductance means capacitive circuit. This is the total RC circuit, means that it is not totally RC circuit, it is RLC circuit, but behave as a RC circuit because the capacitive reactance is higher as compared to inductive reactance offered by the circuit elements. So this is the way we can find out the total behavior of a circuit of RLC circuit. RLC circuit never behave as a RLC circuit. You know, it behave as a RL circuit or it behave as a RC circuit. It behave as a RL circuit or it behave as a RC circuit. It depends upon the value of inductance and capacitance. Okay. So we are taking one by one. And third case. I am making third case when both are equal. I am taking third case when both are equal. In this circuit, if XL is equal to XC, what happens? In RLC circuit, what happens if XL is equal to XC?
XL is omega L is equal to 1 upon omega C. It means omega square is equal to 1 upon LC. It means omega is equal to 1 upon under root LC. It means omega is 2 pi f is equal to 1 upon under root of LC. It means frequency of the circuit is 1 upon 2 pi under root LC. This is known as special condition, and when it happens, if it is, then total impedance offered by the circuit is R plus eta XL minus XC. It becomes XL and XC are equal, so it becomes R plus eta 0, so it becomes R. That is the minimum value of impedance offered by the circuit, and in this particular case the circuit is non-resonant circuit. Resonant circuit. This is a particular case, it is non-resonant circuit, and this frequency is non-resonance frequency. Resonance frequency. And in case of the resonant, the circuit behaves as a resistive circuit. Z is equal to resistance of the circuit, and it is minimum possible value. And the frequency of resonance is equal to 1 over 2 pi under root LC. This is the special case. Otherwise, angular frequency of the circuit is equal to 1 upon under root LC. Otherwise, omega L is equal to, we can say, 1 upon omega C. This is the case. This case, this case, this case. Either all are equal, all are the same. So the circuit behaves as a resistive circuit. Both are equal. Not inductor is not equals to inductor is not equals to capacitor. This is not condition. L is not equal to 1 upon C. This is not condition. Condition is omega L is equal to 1 upon omega C. This is the condition. 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 Not these are the condition. So this kind of the circuit, or this particular condition of the circuit, is known as resonant circuit, and it is special case of the circuit when the impedance offered by the circuit is minimum 1. It is very less. So the current in the circuit is very high. In this particular case, current in the circuit is very high. So I am taking the current in this particular case. If the circuit components offer, all the reactive components offer, the value is equal to same, means capacitive and inductive. Both elements offer the same reactance, means total reactance offered by the circuit in whole is 0. Total reactance offered in the circuit in whole is 0, means there is no total reactance of the circuit. So circuit behaves as a resistive circuit. Therefore, the impedance in the circuit is minimum, and its value is equal to resistance only. So the current in a circuit is equal to voltage divided by Z minimum. So current becomes maximum, and that maximum value of current is equal to Vm sin of omega t divided by R only. So it is equal to Vm upon R, and there is no any phase difference in between voltage and current. So this is the voltage, then this is the current. So the current and voltage are in the same phase. If I draw the waveform diagram, then also the voltage and current are same phase. They are similar. There is no any phasor difference. There is no angular difference. Okay. So if I draw the current, if there is a variable frequency source, if you want to find out the resonant condition in any given circuit, not the inductor and capacitor are not equal, but by varying the frequency we can achieve the resonant condition. In the radios, in televisions, in the different frequency operating equipments, we can find out the resonant conditions. All the FM, AM frequency channel, they are the different resonant circuits. They are the different frequencies. So at the different frequency they work as a resonant. Components having the different value, but at the different frequency there is a different resonance. So if the frequency get varied, if we having a source that having an inductor, a capacitor, and a source, and that source having variable frequency, varying frequency source,
this source having the variable frequency. So when the variable frequency resistance does not depend upon the frequency, resistance value does not depend on frequency, definitely the inductor depends upon the frequency. When the inductance value vary, means if the inductor is directly proportional to the frequency, and you know the capacitance is inversely proportional to the frequency, means reactance over to the capacitance is inversely and it is negative one. So what happens at a particular condition, when the total offered reactance by the capacitor is equal to total resistance offered, in this particular case, here this value is equal to this one. So this frequency is known as resonant frequency, where XL is equal to XC, omega L is equal to 1 upon omega C, XL is equal to XC. Or at this frequency, when both the reactances are equal and opposite in nature, so total reactance offered by the circuit is 0. Okay, so total impedance of the circuit is equal to resistance. Otherwise, if you are taking the total reactance Z, so initially the Z is higher and due to the capacitive behavior, and at resonant the impedance is minimum. This is the impedance diagram. This is we are taking only the magnitude of impedance. So it is positive one only. Impedance means total resistance offered, and after this also impedance is having positive value and higher. After it also having higher values, but at particular condition this is the impedance having the minimum value. So this is known as resonant condition. So at the resonant condition, if you draw the current in a circuit, draw the current waveform, current diagram. I am drawing the current and frequency diagram, current and frequency diagram. So at zero frequency means at frequency is equal to 0, XL is equal to 0, but XC is equal to infinite. So the current becomes 0. So current is started from here, current is rise like this, and current is further decreases. So at this particular frequency, it is on a resonant frequency. It is not maximum frequency, it is resonant frequency. At this particular frequency, current is achieving its maximum possible value. It is maximum value. So this is a resonant circuit, and power is also its maximum value. So here the power, if we will draw the power maximum, that is maximum current square into R. If we are taking the half of the power, then the current is not half. Here the power is half, but current is not half. Current is maximum by root 2, all square into R. Current is maximum by root 2, not half. So power becomes half. Current becomes, because the square of that. So 1 upon root 2 by square is, it becomes half. So these two frequencies are known as lower and higher bandwidth frequencies. So this is F1 and this is F2. And the gap in between these two is known as bandwidth. Okay, so this is half hour. These are also known as half hour frequency. Half hour frequency. So this is the current diagram of the resonant circuit. Current diagram of a resonant circuit. There is no any variation in the voltage, only the variation in current, because the current gets vary according to the impedance offered by the circuit. You know, the OEO offered impedance is vary, so similarly the impedance is decreasing, the current is increasing. And the particular case, at particular condition when the frequency, resonant frequency, the circuit impedance, at particular condition where the resonant frequency, the impedance is minimum, current becomes maximum.
and then impedance further increases, current also decreases. When the impedance is going to infinite, current is going to 0. So this is the current diagram. This is on a peak current. So you know when the radio station, we try to tune the radio station at particular frequency, we get the maximum voice, and that particular a range where we can get the signal, that is on the bandwidth of that particular signal, wherever we can get the signal. So that signal strength should be more than half of the power. The signal strength, this is the half power frequencies. In between these two half power frequencies, we can get the signals. So this is the half power frequency, where the current is not half, current is 1 by root 2. That is 70% of the current in the circuit. More than 70% of the current in the circuit, that range is known as bandwidth range. So this is the way we can find out, and the quality of the circuit. This is the resonant circuit. We want to find out the quality of the circuit. So the quality of the circuit is also known as quality. Quality means bandwidth upon resonant frequency. Bandwidth upon resonant frequency. Bandwidth upon resonant frequency. This is also a quality factor of the circuit. So this is about the RLC resonant circuit. This is about the impedance variation. This is about the current variation. This is the half power current. Half power current, not half of that. It is 1 upon root 2, means 70% of the current, and power is half. So frequency is known as half power frequencies, and difference in between these two is bandwidth. Difference over frequency. Bandwidth is nothing. It is F2 minus F1. We can easily find out F2 minus F1 because where the frequency is F2 minus F1, we can easily find out where the current become root 2, power become half, and this is known as bandwidth frequencies, and these frequencies can be easily find out. How we can find out the frequencies? The impedance is R plus eta XL minus XC. So when the current become half become Im by root 2, it means voltage upon impedance, that part of impedance is minimum for the maximum frequency by root 2. So impedance become root 2 times. So when impedance become root 2 times, it is root 2 into impedance minimum is R. So it is root 2 R. So impedance of the circuit is root 2 R. It means V divided go. Okay. ये अपना जेड इंपीडेंस की वैल्यू है हाफ करंट के लिए. हाफ करंट नहीं है, ये हाफ पावर करंट है. वहां पावर हाफ होता है, करंट हाफ नहीं होता. हाफ पावर करंट है. करंट होता है Im by root 2. Im by root 2. करंट हाफ नहीं है, हाफ पावर करंट है. ये हाफ पावर करंट में Im by root 2. करंट 70% होता है, 70.7% होता है, 71% होता है. हाफ करंट नहीं है, हाफ पावर करंट है. तो हाफ पावर करंट में इंपीडेंस की जो वैल्यू होती है, करंट मैक्सिमम होती है Vm अपॉन जेड मिनिमम बाय रूट 2. तो जेड मिनिमम की वैल्यू होती है R. सो दिस इज V डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू R. सो ये रूट 2 R जेड की इंपीडेंस की वैल्यू हो गई है. जेड मिनिमम नहीं है, इंपीडेंस की टोटल वैल्यू है. और ये कब हो सकती है? जब R प्लस आइटा R हो. R प्लस आइटा R जब वैल्यू हो तो जेड की टोटल वैल्यू रूट 2 R हो जाएगी. R प्लस आइटा R हो तो जेड की रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगी वो अंडर रूट 2 R हो जाएगी. मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करें तो इसका मीनिंग ये हुआ कि रिएक्टिव कंपोनेंट की वैल्यू भी रेजिस्टिव कंपोनेंट की वैल्यू के बराबर हो जाएगी. तो इस कंडीशन में करंट हाफ करंट हो जाएगी. नहीं, करंट हाफ नहीं, हाफ पावर करंट हो जाएगी. पावर हाफ हो जाएगी. तो ये हाफ पावर की कंडीशन है. हाफ पावर की कंडीशन है तो मतलब रिएक्टिव कंपोनेंट की वैल्यू R के बराबर हो जाएगी. मींस ओमेगा L माइनस ओमेगा C की वैल्यू R के बराबर हो जाएगी. तो अब यहाँ पे देखेंगे तो हाफ पावर की कंडीशन में इधर हाफ पावर होता है, इधर हाफ पावर पॉइंट होता है. तो ये हाफ पावर पॉइंट में इंपीडेंस, यहाँ इंडक्टेंस कम होता है और ये कैपेसिटेंस ज्यादा होता है. और अगला हाफ पावर ये F1 फ्रीक्वेंसी होती है और ये F2 फ्रीक्वेंसी होती है. तो F1 फ्रीक्वेंसी में इंडक्टेंस कम, कैपेसिटेंस ज्यादा होता है, और F2 में इंडक्टेंस ज्यादा और कैपेसिटेंस कम होता है. तो यहाँ पे अपन देखेंगे ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी के ऊपर
इंडक्टेंस कम और कैपेसिटेंस ज्यादा होता है, मींस माइनस वाला वेक्टर ज्यादा होगा, इसलिए आर की वैल्यू माइनस में होगी। और F2 फ्रीक्वेंसी पे, अपर हाफ फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, अपर हाफ फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये दो इक्वेशन आ गई है, इन दोनों इक्वेशन को यदि अपन सिंप्लीफाई करें तो F1 एंड F2 दोनों फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। दो वेरिएबल है, मींस ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 और दो इक्वेशन है। यदि दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी F1 and F2. So this is the way to find out the frequency, and if we know the frequency we can find out the quality factor. Otherwise the quality factor की जो वैल्यू होती है वो ओमेगा, अदरवाइज इस सर्किट्स में जो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू होती है वो होती है, क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा एल अपॉन आर। क्वालिटी फैक्टर ओमेगा एल अपॉन आर, इसको भी क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। क्वालिटी फैक्टर का मतलब जो है रिएक्टेंस की वैल्यू, इंडक्टेंस की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस, इसको भी क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। ओके, व्हाटएवर इट इज। अब अपन बात करते हैं, ये सर्किट था सीरीज आरएलसी सर्किट। आपके सिलेबस में या अपन को सीरीज सर्किट जब भी पढ़ते हैं या रिएक्टेंस सर्किट, तो पैरेलल रिएक्टेंस सर्किट भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो सीरीज सर्किट ट्यूनिंग सर्किट में काम आता है, जबकि पैरेलल रेजोनेंट सर्किट जो होते हैं वो आपके ट्यून को खत्म करने में काम आता है। मींस आपके सर्किट्स भी जो फ्रीक्वेंसी जो पकड़ते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए काम आता है, वहां पे रिस्पांस जो जीरो हो जाता है। मींस आपके जैमर सर्किट्स में काम आता है, नॉट द ट्यूनर सर्किट्स, दे आर यूज्ड इन जैमर सर्किट्स, दैट इज नोन एज आरएलसी पैरेलल सर्किट्स, आरएलसी पैरेलल सर्किट, आरएलसी पैरेलल सर्किट। तो आरएलसी पैरेलल सर्किट की अपन बात करते हैं। आरएलसी पैरेलल सर्किट मींस ये एक करंट सोर्स हो, पैरेलल सर्किट में जनरली करंट सोर्स ले लेना चाहिए जो इजी होता है कैलकुलेशन करने में, आर एल एंड सी। पैरेलल सर्किट में अपन क्या करते हैं, जनरली करंट सोर्स लेते हैं जो इजी होता है कैलकुलेशन करने में, एल हो, सी हो और आर एलिमेंट हो। इसको थोड़ा सा इजी और एक्सप्लेन में इजीनेस के लिए आर पहले ले लेते हैं, इंडक्टर बाद में ले लेते हैं और कैपेसिटर उसके बाद ले लेते हैं। आर एल सी ये तीन एलिमेंट हो। यहाँ से अपन जो है ये जेड निकालना चाहे तो थोड़ा टिपिकल होगा, इसलिए अपन वाई निकालने की कोशिश करते हैं। जेड की बजाय अपन वाई निकालेंगे, तो वाई की वैल्यू होगी 1 अपॉन आर प्लस, इसको जी कह देंगे, 1 अपॉन आइटा ओमेगा एल, इसको इंडक्टेंस का वैल्यू होगी, और आइटा ओमेगा सी। Y को एडमिटेंस कहते हैं। Y को क्या बोलते हैं, नॉट इम्पीडेंस, इट इज अपॉन Z और Y में रिलेशन होता है, Z इक्वल टू 1 अपॉन Y। पैरेलल सर्किट्स के लिए Y निकाला जाता है, इसको एडमिटेंस बोलते हैं। और एडमिटेंस के लिए Y को अपन ऐसे लिख सकते हैं, Y इक्वल टू Z, R का 1 अपॉन R को Z बोलते हैं, कंडक्टेंस। आइटा कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल। इसको जी प्लस आइटा बी भी कह सकते हैं। बी को ससेप्टेंस बोलते हैं, जिसे रिएक्टेंस होता है वैसे ही 1 अपॉन रिएक्टेंस होता है। तो ये हो गया जी, और इस जी की जो वैल्यू होती है वो ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल के बराबर। ऐसे करके अपन इसकी वैल्यू का कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, दिस इज द वे। तो अपन क्या करेंगे कि इसमें एडमिटेंस की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है, एडमिटेंस की y की मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम y इज इक्वल टू मिनिमम। सो y मिनिमम कब होगा, y मिनिमम जब z की वैल्यू मैक्सिमम होगी। y की वैल्यू मिनिमम होती है, z की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ओके, तो इसको अपन यदि सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप z मिनिमम की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो इसको z को y को यदि कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आइटा ओमेगा एल माइनस
प्लस आइटा ओमेगा सी। इसको अपन यदि सिंप्लीफाई करें तो 1/r प्लस आइटा ओमेगा सी माइनस आइटा अपॉन ओमेगा एल। यदि ओमेगा एल को कॉमन ले लिया जाए तो 1/r प्लस आइटा ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1, आइटा को अपन ने कॉमन ले लिया है, अपॉन ओमेगा एल। ओके, सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू। इसमें भी क्या करेंगे, द रिएक्टिव कंपोनेंट शुड बी हैव द मिनिमम वैल्यू। रिएक्टिव कंपोनेंट शुड हैव द मिनिमम वैल्यू। So this omega square LC minus 1 upon omega L is equal to 0, means omega square LC is equal to 0, means omega square LC is equal to 0, means it is similar, omega square is equal to 1 upon LC, it is omega is equal to 1 upon under root LC. This is the simple, this is the very simple equation. But if we are taking something typical जो सेकेंड ईयर लेवल में पढ़ते हैं अपन, यदि उसको देखें, वो उसको बाद में देखेंगे, पहले इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, क्योंकि टिपिकल वाला पार्ट जो है आपके फर्स्ट ईयर के बच्चों को पूछा नहीं जाता, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी जो है छोटे एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता, लेकिन आईएएस इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन या गेट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो उसको अपन उस लेवल पे जा नहीं रहे हैं, उस लेवल पे जाने के लिए अपन सेकेंड ईयर में जो लेक्चर्स लेंगे, सेकेंड ईयर सर्किट एनालिसिस के बेसिक लेक्चर लेंगे, उसमें उस पर डिस्कस करेंगे। अभी तो ये सिंपल ये एग्जाम्पल हुआ। ओके ओके ओके, इसका यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या होगा, इसमें करंट फिक्स लेंगे, वोल्टेज की वैल्यू वेरी करेंगे, और इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। 1 अपॉन ओमेगा एल ये नेगेटिव होता है इसमें, इसको 1 अपॉन ओमेगा एल, 1 अपॉन ओमेगा एल ये नेगेटिव होता है इसमें, और ओमेगा सी ये होगा। एक पर्टिकुलर जो है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ये दोनों बराबर होंगे। इस फ्रीक्वेंसी को एंटी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एंटी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसको रेजोनेंट नहीं बोलते, इसको एंटी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं पैरेलल सर्किट्स के लिए। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, इसको कंडक्टेंस कहेंगे, इसको ओमेगा सी बोलेंगे, इसको 1 अपॉन ओमेगा एल कहेंगे, और इस फ्रीक्वेंसी को एंटी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और इसमें एडमिटेंस y की वैल्यू मिनिमम होगी, z की नहीं, y की वैल्यू मिनिमम होगी। y का वेरिएशन है, y का ग्राफ है, ये y का कैपिटल वैल्यू है, और z की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, z की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और इसमें वोल्टेज का, करंट का ग्राफ नहीं है, वोल्टेज का वेरिएशन आएगा, ऐसे वोल्टेज का वेरिएशन आएगा, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पर्टिकुलर केस में। करंट सर्किट है, करंट कांस्टेंट है, तो वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वोल्टेज मैक्सिमम होगा। या यदि करंट वेरिएबल नहीं तो करंट 0 होगा। ओके, यदि करंट का ग्राफ लें तो करंट 0 होगा, या मिनिमम वैल्यू को रीच करेगा। ये इसका करंट का वेरिएशन, यदि वेरिएबल करंट हो, कांस्टेंट नहीं, और वोल्टेज का ग्राफ में भी ये वेरिएबल। तो इसमें रिस्पांस डाउन होता है, करंट कम होने का मतलब हो गया रिस्पांस डाउन होता है, रिस्पांस बढ़ता नहीं है। तो ये एंटी रेजोनेंट सर्किट होता है, पैरेलल सर्किट होता है। यदि इसको और डेप्थ में स्टडी करना चाहें तो इस रेजिस्टेंस को यहाँ जोड़ने के बजाय इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ इस रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। ऐसे यहाँ एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, यहाँ एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, इसको अपन सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। वो एग्जैक्टली पैरेलल रेजोनेंट सर्किट होता है, एग्जैक्टली पैरेलल रेजोनेंट सर्किट होता है। इसको फिर भी मैं एक आपको क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, जिससे थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। वैसे ही ये टिपिकली सेकेंड ईयर थर्ड ईयर्स में जो है अपन स्टडी करते हैं, और दोनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू R और R ले लेते हैं। तो अपन इसमें y निकालने की कोशिश करते हैं, तो y इक्वल टू 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 रहेगा। ये Z1 Z2 अलग अलग क्यों लिया मैंने, क्योंकि अंदर सीरीज है, ये पैरेलल के अंदर सीरीज है,
ये दोनों पैरेलल हैं, यहाँ दो अलग अलग करंट आएंगे लेकिन अंदर दोनों एलिमेंट सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसलिए 1/Z1 प्लस 1/Z2 लिया है। तो 1/R प्लस आइटा ओमेगा एल प्लस 1/R प्लस 1 आइटा ओमेगा सी लिया है। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये हो गया R माइनस आइटा ओमेगा एल डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और इसको अपन सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो प्लस R माइनस माइनस का प्लस हो गया 1 ओमेगा सी डिवाइडेड बाई आइटा ओमेगा सी डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको फर्दर अपन सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो R माइनस आइटा ओमेगा एल डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस R प्लस आइटा अपॉन ओमेगा सी को अपन कॉमन ले लेते हैं तो ओमेगा सी इधर चला जाता है, नीचे भी ओमेगा सी को कॉमन ले लेते हैं तो ओमेगा सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ओमेगा सी इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू आर प्लस आइटा हो जाता है। अब क्या करते हैं, इसके रियल पार्ट को एक साइड में ले लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड में ले लेते हैं, रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को 0 के बराबर पुट कर देते हैं। क्या करेंगे, इसके y के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर r डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 1 plus iota means imaginary component, that is 1 omega square c square r square plus 1 minus omega l divided by r square omega plus omega square l square. So this component is equal to 0. This component is equal to 0 means the circuit show the resonant condition. So in resonant condition this component should be 0. It means 1 omega square r square c square plus 1 is equal to omega L divided by r square plus omega square L square. So this is the condition for the parallel resonance. To simplify this equation, we can easily find out anti-resonant frequency. So this is all about the anti-resonant means parallel resonant circuit. If you want to find out the depth study, then you have to refer my lecture for the second year classes. So there you can easily find out the depthly, in detail you can find out parallel resonant circuits. Otherwise for first year level, for the basic level, it is much and much sufficient to study and to learn the things conceptually. Thank you, thanks a lot.